हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल में दो पार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी। तो हिंदी के बारे में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम पहले से बना चुके हैं। यदि आप उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, उस इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। हम वही क्वेश्चन को उसमें बताए हैं जो एसबीटी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आज भी हम हिंदी का उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसबीटी में पूछा गया है, और ज़्यादा हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर ये आपको पढ़ना दोनों व्यू से अच्छा है। अगर आप सीबीटी मतलब ऑनलाइन एग्जाम लिखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम देंगे कम्युनिकेशन का, तो अभी आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। यदि आप ऑफलाइन लिखेंगे, ऑफलाइन एग्जाम कर देंगे कम्युनिकेशन स्किल का, तो उसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग के पास अभी तक ऑनलाइन वाला कोई सुविधा नहीं है। उसके प्रीवियस आज तक कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था कम्युनिकेशन स्किल का, तो अभी तक कोच उसका प्रीवियस का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम लोग अभी वही डिस्कस करेंगे जो ऑफलाइन में पूछा गया था। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? चलिए हम मुद्दा पर आते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो इसके पहले, ठीक ना, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए शब्द है। जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, इसके लिए क्या शब्द है? पहले दिया है पारदर्शक, दूसरा दिया है दर्शनरोधी, ऑप्शन सी दिया हुआ है अपारदर्शक, ठीक ना, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए देखेंगे, उसका अर्थ को समझेंगे, ठीक ना। सबसे पहले ऑप्शन ए दिया है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब होता है आर पार दिखाई देना, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे आप लोग कोई भी गाड़ी का, व्हीकल का जो, ठीक ना, फ्रंट का जो सामने ड्राइवर जहाँ बैठा रहता है उसके सामने जो शीशा रहता है, ठीक ना, तो वो साइड मिरर का नहीं बात कर रहे हैं, फ्रंट मिरर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, वहाँ जो मतलब बाहर है उसको अच्छी रीति से देख पाता है ड्राइवर, ठीक ना। तो एक प्रकार का क्या, किस प्रकार का कांच आ जाता है? पारदर्शी। ऑप्शन तो पारदर्शी मतलब होता है आर पार देखने लायक, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? जिसके आर पर ना देखा जाए, ठीक ना। चलिए ऑप्शन बी हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी दिया है दर्शनरोधी। दर्शनरोधी मतलब तो दर्शन के लिए रोध कर रहा, विरोध कर रहा है, मतलब दर्शन हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या आता है, मतलब बाधा आ रहे हैं, उसको दर्शनरोधी है, ठीक ना। लेकिन ये तो बोला है कि जिसके आर पर देखा ही नहीं दे सके। दर्शनरोधी मतलब दर्शन हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रुकावट है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आप, ठीक ना। पारदर्शक है, इसमें आ लगाया हुआ है, ठीक ना। पारदर्शक ऑप्शन सी में अपारदर्शक, तो ये ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस्तीफा किस भाषा का शब्द है? देखिए आपको थोड़ा सा भाषा वाला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट कर रहा है। आपको हम और भी क्वेश्चन, यदि आप आगे इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको और भी इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। तो हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, अरबी का शब्द देख लीजिएगा, उर्दू का शब्द देख लीजिएगा। 2 शब्द मतलब आपको इम्पोर्टेंट है देखना। हिंदी तो आप जान जाएंगे कि हिंदी का है, संस्कृत भी देख लीजिएगा, 4 चीज़ देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इस्तीफा पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी, तो हिंदी नहीं है। इस्तीफा का मतलब भाषा, ठीक ना, ये जो इस्तीफा जो भाषा, ठीक ना, ये हिंदी नहीं है। इसका मतलब होता है इस्तीफा मतलब कि आप रिजाइन दे रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं, मतलब रिजाइन आप छोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो इस्तीफा किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी नहीं। ऑप्शन बी दिया संस्कृत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है अरबी, ऑप्शन डी दिया है फारसी। देखिए इसमें ऑप्शन सी और डी में हमें भी कन्फ्यूज़न है, ठीक ना, हमें भी कन्फ्यूजन है कि, लेकिन हम आपको कहेंगे कि अरबी शब्द ही हो, क्योंकि अरबी थोड़ा और पुराना शब्द पाया जाता है। अरबी से ही हो सकता है फारसी में डाला गया, फारसी में भी आते होंगे, यदि गूगल में सर्च कीजिएगा तो दोनों दिखाएगा, लेकिन सबसे पहले अरबी रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ठीक ना, कि इस्तीफा अरबी भाषा का शब्द है। हो सके तो बाद में उसे फारसी को मतलब कन्वर्ट किया होगा, ठीक ना।
चाहे अरबी से ही फारसी बना होगा, हमारे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें अरबी सही होगा। ठीक, चलिए इतना तक समझ में आया दो सब। चलिए दो और नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी पत्र में क्या आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से 2-3 बार आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। सरकारी पत्रों में क्या आवश्यक है, सबसे ए दिया हुआ अस्पष्टता, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ शुद्धता, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है मतलब संक्षिप्तता। ऑप्शन डी दिया है काल्पनिकता, मतलब कल्पना करने वाला, ठीक ना। तो क्या इसमें हो सकता है, देखिए अस्पष्टता तो ठीक है चलेगा, शुद्धता भी चलेगा, लेकिन सरकारी पद में जितना आप शॉर्ट लिख सकते हैं, ठीक ना, जितना आप संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं उतना ही आपको अच्छा होना चाहिए। इसमें तो अस्पष्टता भी आना चाहिए, शुद्धता भी आ जाएगा। अगर इनमें से सब कुछ दिया रहता है कि मतलब वो सभी दिया रहता तो भी अच्छा होता, लेकिन इसमें सबसे अच्छा मतलब जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा, मतलब संक्षेप में होना चाहिए, मतलब ये शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। नीचे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध सरकारी पत्र में, ध्यान दीजिएगा, अर्ध सरकारी पत्रों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है। यही आपको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो अच्छे रीति से रिपीट कर लीजिएगा। निम्न में से, ठीक ना, अर्ध सरकारी पत्रों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया है मित्रता भाव। देखिए अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र लिखिएगा तो मित्रता भाव वाला शब्द लिखिएगा, जी नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है शुभकामना, मतलब उसको शुभकामना दीजिएगा, ठीक ना, ये आपको इस प्रकार दीजिएगा, ठीक ना। तो ये भी आप नहीं दे सकते हैं, शुभकामना दीजिएगा, किसको शुभकामना दीजिएगा, अपने ऑफिसर को दीजिएगा, जी नहीं। ऑप्शन सी दिया है प्रेषक, तो प्रेषक का नाम तो होगा, अर्ध सरकारी पत्र लिखने हैं, कौन प्रेषक किसका तो होगा, ठीक ना। तो क्या पूछा था, अर्ध सरकारी पत्रों में से निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन ए भी बोले कि मित्रता भाषा वाला शब्द प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी भी लिखा हुआ शुभकामना वाला भी शब्द नहीं होता है, ठीक ना। सी में दिया है प्रेषक, ऑप्शन डी दिया है ए और बी, तो यही तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ए और डी। मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए दूसरा, जब इस प्रकार का जो पूछा गया था 2021 की इवेंट में जो पूछा गया है उसका क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रेषण का मूल तल निम्न में से कौन है। संप्रेषण का मूल तल निम्न में से कौन है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया हुआ पुस्तक, ऑप्शन बी दिया हुआ है पेन, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्राप्तकर्ता, ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रेस, ठीक ना। तो क्या पूछा है, संप्रेषण का मूल तल। देखिए संप्रेषण का मूल तल क्या होता है, सबसे पहले संप्रेषण करने वाले होते हैं, ठीक ना, सबसे पहले। उसके बाद क्या उसका कंटेंट होते हैं, तो कंटेंट को इंग्लिश वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया होगा कि कंटेंट जो हम लोग संप्रेषण कर रहे हैं, जो हमने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका कहता है मैसेज। मैसेज मतलब उसका क्या एक शब्द क्या रहता है, उसको मैसेज बोला जाता है। मैसेज को हिंदी में क्या कहते हैं, संदेश बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन संदेश नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद संदेश के बाद माध्यम, मतलब आपको हम संप्रेषण के मूल 4 तल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले संदेश देने वाला, ठीक ना, संदेशक, ठीक ना, या संप्रेषक, ठीक ना। संप्रेषक आपको किताब में दिया रहेगा, संप्रेषक रहेगा। दूसरा तल क्या होता है, क्या बोलते हैं, मैसेज को हिंदी क्या बोलते हैं, संदेश। सबसे पहले संप्रेषक, उसके बाद संदेश, उसके बाद तीसरा तल क्या होता है, माध्यम, और चौथा तल क्या होता है, प्राप्तकर्ता, जिसको इंग्लिश में रिसीवर बोलते हैं, रिसीव करने वाला। तो 4 तल मेन होते हैं, ठीक ना। क्या क्या, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले संप्रेषक, दूसरा क्या है उसका संदेश, तीसरा क्या है माध्यम, चौथा क्या है, ठीक है, प्राप्त करता। तो इनमें से लिखा गया है संप्रेषण का मूल तल निम्न में से कौन सा है। अब तो आपको आसान हो गया होगा समझना, पुस्तक तो आएगा नहीं, पेन आएगा नहीं, प्राप्त करता, जी प्राप्त करता चौथा तल है ना, ठीक ना। तो इसमें तो एक तल दिया गया है, तो प्राप्त करता इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सा, ठीक ना।
चलिए समझ में आया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सोचेंगे सर क्यों ये तो आसान होता है। नहीं नहीं नहीं, आपको यदि इसलिए आपको लेक्चर देख रहे हैं ताकि आप लेक्चर को सुनते सुनते कई डाउट्स को आपको अंदर क्लियर होता होगा, कई क्वेश्चन सोल्व होते होंगे। आप यदि इसको समझ जाएगा तो कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव पूछेगा, इससे समझ में पूछेगा तो आप वहाँ सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छे आंसर देकर आप आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक संप्रेषण कौशल निम्न में से कौन सा नहीं है? यही तो आपको बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन अच्छा से देखा नहीं है। मौलिक संप्रेषण कौशल निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आ दिया है श्रवण, ऑप्शन ब दिया है लेखन, ऑप्शन स दिया है गायन, ऑप्शन ड दिया है वाचन। देखिए पहले आपको समझना होगा कि मौलिक संप्रेषण होता क्या है। तो उनसे संप्रेषण जो मौखिक संप्रेषण के अंदर आते हैं, तो मौखिक संप्रेषण क्या होता है द्वारा, ठीक ना, मौखिक मुख के द्वारा किया जाता है। तो मौखिक मतलब तो इसमें से एक और इसी का टाइप में आता है मौलिक संप्रेषण। उसमें क्या अंतर है कि मतलब मौखिक संप्रेषण यदि हम फोन पर भी कर रहे हैं तो मौखिक संप्रेषण होगा, यदि आप सुन रहे हैं ये भी मौखिक संप्रेषण होगा, ठीक ना। लेकिन यदि हम और आप आमने सामने बात करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, यदि आमने सामने बात करेंगे तो वो मौलिक संप्रेषण में आते हैं। मेरी बात समझिए, मौखिक संप्रेषण के अंग ही है, लेकिन मौखिक संप्रेषण में यदि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं या आप वहाँ यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना, तो एक प्रकार का संप्रेषण मौलिक संप्रेषण ही हो रहा है, ठीक ना, किसी न किसी तरह से। लेकिन यदि आप सामने सामने रहते, ऑफलाइन में रहते, ठीक ना, उसको बाद हम ऑफलाइन में पढ़ाते तो मौलिक संप्रेषण के अंदर आता। तो इनमें से ऑप्शन क्या दिया? श्रवण। श्रवण मतलब होता है सुनने वाला। तो मौलिक संप्रेषण मतलब आमने सामने बात करेंगे तो श्रवण तो रहेगा, ठीक ना, और ये तो रहेगा, ठीक ना। लेकिन पूछा है कौन नहीं रहेगा, कौन नहीं होता है, तो श्रवण मतलब सुनने वाला तो रहेगा। ऑप्शन बी दिया लेखन। देखिए जब बात कर रहे हैं, हमारे सामने कोई और व्यक्ति है, आपस में सामने सामने बात करें तो लेखन क्या हो सकता है? लेखन तो आएगा तो फिर लिखित कम्युनिकेशन में हो जाएगा, लिखित संप्रेषण में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ब ही सही जवाब है कि ये मौलिक संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे लिखने वाला। गायन गीत भी हो सकता है जो गाता है, वाचन भी होता सकता है, तो इस पर हो सकता है। ऑप्शन ब इनमें नहीं होगा, तो ऑप्शन ब सही जवाब होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। संप्रेषण के सिद्धांत हैं। संप्रेषण के सिद्धांत क्या है? ऑप्शन आ दिया है अस्पष्टता, ऑप्शन ब दिया निकटता, ऑप्शन स दिया है अशिष्टता, ऑप्शन ड दिया है पुण्यता। देखिए संप्रेषण का मूल सिद्धांत यह है कि जब संप्रेषण हो तो पूर्ण रूप से, ठीक ना, आप मतलब जो हम बोलना चाहते हैं, जो वक्ता होता है उसका विचार, उसका भाव, उसकी जानकारी, उसका नॉलेज जो भी शेयर करना चाहते हैं अगले व्यक्ति के साथ, उसको पूर्ण रूप से वो समझ में आ जाए और ग्रहण कर ले, ठीक ना। और उसको समझ में आना, ग्रहण करना और समझ में आना दोनों होना चाहिए, केवल सुनना नहीं, उसको बाद में समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो अस्पष्टता तो होगा नहीं, निकटता ऐसा नहीं कि केवल निकट में रहेगा तभी संप्रेषण होना चाहिए, ठीक ना, दूर दूर भी होता है, ठीक ना। यदि हम लेटर लिख के कहीं भेज रहे हैं तो वहाँ भी तो हम एक संप्रेषण हो रहा है, तो निकटता बिना अशिष्टता तो होगा नहीं। तो पूर्णता मतलब पूरा अच्छी रीति से, ठीक ना, 100% का मतलब पूर्णता मतलब पूरी रीति से वहाँ होना चाहिए, यही सिद्धांत है किसका? संप्रेषण के। तो ऑप्शन नंबर ड सही है, ठीक ना, पूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक पत्र का अंग नहीं है। देखिए दो प्रकार का पत्र होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। इसलिए हम कहते हैं कि लेक्चर को देखा कीजिए, लेक्चर सुना कीजिए, लेक्चर को सुनिए, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए कम्युनिकेशन स्किल हिंदी का, वहाँ कई प्रकार के औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, प्रतिवेदन, ठीक ना, कई प्रकार के भाषा के आधार पर कितने बनाए जाते हैं, ठीक ना, कितने भेद हो जाते हैं, सारे प्रकार के बनाया हुआ आप जाकर वहाँ से आप यदि थ्योरी समझ जाएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आसान हो जाता है, ठीक ना। चलिए इसमें पूछा है औपचारिक पत्र का अंग नहीं है। औपचारिक पत्र का अंग नहीं है, पहला दिया हुआ है ऑप्शन आ दिया है संबोधन, ऑप्शन ब दिया है पता, ऑप्शन स दिया है विषय वस्तु, ऑप्शन द दिया है चुटकुला। देखिए औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन तो होना चाहिए, ऑप्शन ब दिया है पता तो होना चाहिए, ऑप्शन स दिया विषय वस्तु तो होना चाहिए, ऑप्शन ड दिया चुटकुला। देखो चुटकुला जो होता है औपचारिक पत्र में नहीं आएगा, ये अनौपचारिक रहेगा। यदि आप कहीं भी लिख रहे हैं, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक ना,
जैसा भी आपका मित्र है उसके पास लिख रहे हैं तो आप उसमें चुटकुला लिख सकते हैं, हंसी मजाक लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र लिखते समय, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आप प्रिंसिपल सर के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप चुटकुला लिखिएगा नहीं, तो ये नहीं होता है। चलिए बात को समझ में आया। चलिए और देखते हैं जो 21 के और में क्वेश्चन आया है। अभी 21 के इवेंट में पूछा गया था, उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? सब कुछ जानने वाले के लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन आ दिया अज्ञ, ठीक ना, इसमें मतलब होता है कुछ नहीं जानने वालों को अज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन ब दिया है बहुज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वालों के लिए कहते हैं बहुज्ञ। ऑप्शन सी दिया है अल्पज्ञ, मतलब कम जानने वालों को कहते हैं अल्पज्ञ। और ऑप्शन ड दिया है सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वालों को कहते हैं सर्वज्ञ। तो यही तो पूछा है, सब कुछ जानने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो अब सर्वज्ञ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपसे शुरू में हम लोग चर्चा किए थे, इसमें दिया गया है जनाब किस भाषा का शब्द है? तो पिछला बार क्या दिया था? इस्तीफा किस भाषा का शब्द है? यहाँ क्या दिया है? जनाब, जो बोलते हैं ना जनाब, ठीक ना। तो जनाब जो ऑप्शन आ दिया है हिंदी, ऑप्शन ब दिया है अंग्रेजी, तो हिंदी अंग्रेजी तो होगा नहीं। ऑप्शन द दिया है उर्दू, ऑप्शन द दिया है अरबी। देखिए यहाँ अधिकतर बच्चे उर्दू मारकर आते हैं, उर्दू टिक लगा, जनाब जनाब उर्दू होगा, तो उर्दू होगा नहीं, ये अरबी है, अरबी है। अरबी से ही उनका मूल भाषा अरबी होता है, अरबी से टूटकर सारा चीज़ सब थोड़ा बहुत जो सब कुछ बनता है, तो मेन भाषा क्या हो उसको अरबी हो गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से सही कथन को चुनें, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें, ठीक ना। ऑप्शन आ दिया है उपसर्ग शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ब दिया है प्रत्यय शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन स दिया है उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ड दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उसका एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। तो उपसर्ग ओसा मतलब होता है, ठीक ना, उसको कहते हैं जो शब्द के, ठीक ना, शब्द के पहले आकर, ठीक ना, शब्द के शुरू में आकर जुड़ता है और उसका अर्थ चेंज कर देता है, उस शब्द का अर्थ चेंज कर देता है। जैसे राट, राट, ठीक ना, राट, उसमें बी लग गया तो हो गया बी राट। मेरी बात कर समझिए। शुल्क, उसमें आगे लग गया नी, तो नी शुल्क। तो मतलब शब्द के पहले, ठीक ना, शुल्क एक शब्द है, उससे पहले उपसर्ग नी आ गया, तो नी शब्द जब जुट गया तो उसका अर्थ क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले था शुल्क, अब हो गया निःशुल्क, मतलब फ्री में, ठीक ना। पहले था राट, उसके बाद बी आ गया तो क्या हो गया? बी राट, ठीक ना, मतलब बहुत बड़ा, ठीक ना। तो आप तो इसको कहते हैं उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले। तो ऑप्शन स में दिया है उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर स सही है, ठीक ना। प्रत्यय भी समझ लीजिए, प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे जुड़े जाते हैं और उनका अर्थ क्या हो जाता है? उनके बाद जोड़ने के लगने के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन हम लोग को पूछा है उपसर्ग, मतलब इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो प्रत्यय प्रारंभ में जोड़े जाते हैं? जी नहीं, प्रत्यय जो होता है पीछे जोड़े जाते हैं, शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर स सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, एसबीटी में पूछे गए थे। तो इसी के बेस पर भी आगे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे या तो ऑनलाइन देंगे। आपको एक जानकारी के लिए हल्का सा आपको बता देते हैं, हमारे बिहार में एसबीटी के अंतर्गत लगभग 44 कॉलेज से अधिक आते हैं, 44 कॉलेज से अधिक आते हैं सरकारी प्राइवेट मिला के, ठीक ना, और कुछ बन रहा है। तो 44 कॉलेजेस में से 12 कॉलेज बोले हैं कि हम सीबीटी के अनुसार हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। 12 कॉलेज में कम, उसमें हो सकता है कोई कॉलेज में 10 बच्चे, कोई कॉलेज में 20 बच्चे, कोई कॉलेज में बहुत कम बच्चे सीबीटी के अनुसार, मतलब कॉलेज है 12 में गिनती, लेकिन उनके अंदर कम छात्र इंटरेस्टेड रहे अभी सीबीटी के लिए। सब लोग सोच रहे हैं कि ऑफलाइन देने के लिए, इसलिए आप कोशिश कीजिए, ठीक ना, जो भी आपको एग्जाम होगा अच्छी रीति से देखिए। आपको एक थोड़ा सा अपडेट दे रहे हैं तो किस प्रकार का माहौल है। 44 में से 12 कॉलेज बोले हैं सीबीटी के लिए, उनमें से भी
जो 12 कॉलेज में उनके छात्र की संख्या कम है और उन कॉलेज में ऑफलाइन लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए आप दोनों को अच्छी रीति से तैयारी कीजिए, ठीक ना। चलिए, इस प्रकार का लेक्चर किस प्रकार लगा, और यदि आप वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।